गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है जहाँ कहीं पे भी हों आप खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और हमें आपकी खैरियत मतलूब है। और आज हम अपना एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिसपे हम आपको बताने जा रहे हैं वेदर एंड पॉलिटिकल अपडेट्स और साथ ही नजर डालेंगे अमरीकी इंतखाबात के नताइज और आलमी मंजरनामे पर। और इसके बाद आज के प्रोग्राम में आप जानेंगे कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स और अद्वियात का कितना इस्तेमाल बढ़ गया है और साथ ही साथ आपको अपडेट करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कि कौन सी टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही हैं। और प्रोग्राम में बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम दूसरी हेल्थ का तो ख्याल रखते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। और फिर दुनिया भर से पाकिस्तान की पहचान बनने वाले ट्रक आर्ट के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आप सिर्फ 30 दिन में जी हाँ अपने बालों को लंबा और घना कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो और इसके साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। अगर कोई सेगमेंट रह जाता है तो वहाँ पे जाके आप उसको दोबारा देख सकते हैं। वहाँ पे कोई सवाल हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल, जो हमें बताएंगी नजफ राजा। तो जी नजफ, तो आइए, इंतजार किस बात का है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बलाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि पंजाब के मुतादिद अजला स्मोक की लपेट में रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस 4 डिवीजन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करें तो वहां पर पारा नुक्ता अंजुमात तक गिर गया और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 12 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब सयाहों की पसंदीदा वादी आजाद कश्मीर का रुख करें। वहां पर दिन भर सूरज खूब चमकेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहने की तवक्को है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि चित्राल और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। और अब बात करते हैं 5 दरियाओं की धरती पंजाब, जहां अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 13 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में कम से कम 12, 18 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, झंग, शेखुपुरा, सरगोदा और फैसलाबाद में स्मोक छाई रहेगी। कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, बीजी खान और गिरदो नवाब में भी स्मोक की पेशगोई की गई है। तिब्बी माहिरीन ने सांस और गले और आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर अजला में मतला साफ रहेगा। जायका फलों के शहर कोयटा में
दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में रात और सुबह के औकात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां दिन भर सूरज का राज रहेगा। पाकिस्तान के माशी हब कराची का तस्करा करें तो वहां पर मौसम बदस्तूर गर्म रहने का इम्कान है। शहर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। आपने जानी मौसम की सूरत हाल और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। तो सदारती इलेक्शन के बाद अमेरिका में बड़ी तब्दीली आ गई है। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया और अमेरिका के 47वें सदर बन गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रिपब्लिकन की जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया और ये सिलसिला अब भी जारी है। ताहम डेमोक्रेट्स के कैंप्स में मायूसी छाई हुई है, लेकिन उन्होंने खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच भी दी और अमेरिका को एक बार फिर से अजीम बनाने और उसे बुलंदियों तक पहुंचाने का उनकी जानिब से वादा किया गया। साथ ही ये अज़्म भी दोहराया कि कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया में जारी जंगों को भी खत्म करेंगे। ये उनकी विक्ट्री स्पीच का बड़ा अहम पॉइंट है। नौमुंतखब सदर ने अमेरिका को महफूज बनाने और सरहदों को सील करने का ऐलान करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। इस मौक़िफ़ पर तो वो पहले से ही कायम है। टैक्सों में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देंगे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया अपनी स्पीच में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात ने इन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद अमरीका का ख़वातीन से मुताल्लिक तासुब अब खुलकर सामने आ गया है और ये वाज़ेह हो गया कि अमरीकी अवाम अपने मुल्क की बागदौड़ किसी खातून सदर के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं। 2016 में भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन, जो कि बड़ी मकबूल समझी जाती थी, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज से तकरीबन 36 साल पहले 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनाकर पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान में ख़वातीन बाइख्तियार हैं और वो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर सकती है। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साबिक सिफारतकार नायला चौहान साहिबा मौजूद हैं। नायला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, डेमोक्रेटिक्स की शिकस्त की वजह क्या समझती हैं? खातून फैक्टर है या इसके पीछे और कुछ वजूहात हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि डेमोक्रेट्स, क्योंकि उनका वो दूसरा टर्म पूरा हो रहा था, तो लोग अमूमन तीसरे टर्म एक ही हुकूमत को नहीं करते, तो एक तो वो फैक्टर था। फिर उसके बाद आप देखें कि जो डेमोक्रेट वोट्स थे वो डिवाइड हो गए जब जिल स्टाइन जो है वो ग्रीन पार्टी की आ गई। तो क्लाइमेट चेंज पे क्योंकि डेमोक्रेट्स का ऑलरेडी एक मौक़िफ़ था, तो वो मौक़िफ़ जो है वो ग्रीन पार्टी ने ले लिया, मिशिगन में खासकर, तो उधर उनको वो शिकस्त हो गई। और तीसरा ये कि अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि एक मतलब सफ़ेद फार्म औरत, हिलरी क्लिंटन को भी नहीं लिया था उन्होंने, औरत बजाते खुद, और वो भी एक ऐसी औरत जो कि सफ़ेद फार्म नहीं है, उसको सदर मानने के लिए अभी तैयार नहीं, ज़हनी तौर पे। अच्छा नायला साहिबा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से दुनिया में कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्योंकि ट्रंप साहब की जो पोजीशन है डिफरेंट मौज़ूआत पे वो बहुत वाज़ेह है। क्लाइमेट चेंज के वो बिल्कुल कायल नहीं है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रवाबित हैं उनमें एक ये भी था कि उसे कह रहे थे ग्रीन अम्ब्रेला,
कि अमेरिका पाकिस्तान को जो हमारे सैलाब ज़दगान और जो मौसमी तबाही के ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए असिस्टेंस एड देता था, वो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब के ज़माने में ख़त्म हो जाएगी। जी नायला, इसी तरह वो आपका देखें कि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएसए है, और अगर ट्रम्प साहब आते हैं और जैसे मतलब आ गए हैं जी। जब वो अपने टैरिफ्स लगाएंगे आपके प्रोडक्ट्स पे जी तो आपके लिए बहुत दुश्वारी हो जाएगी, आपको अपनी ट्रेड डाइवर्सिफाई करनी है। और ये बिल्कुल हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ये बात समझनी है कि अमेरिका पे अब एक्सपोर्ट सारी करना शायद आपके लिए इतना आसान ना रहे। बिल्कुल ठीक और है। दुनिया की जहाँ तक बात करते हैं तो आप देखिए कि ट्रम्प साहब नेटो के भी बिल्कुल खिलाफ है, तो नेटो को अगर सपोर्ट खत्म हो जाती है जी। तो उसके बाद यूरोप में ईयू में भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और अगर वो यूक्रेन वॉर बंद कराते हैं तो उसमें फिर रूस के साथ रवाबित किस तरह से होंगे ये भी अभी देखने की बात है। तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, मतलब इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आई वुड से। सब कुछ बदल जाएगा, वो बहुत सी चीजें जो हैं ऐसे बदलेंगे कि आपके फहम में भी नहीं है। बिल्कुल So ठीक let's है, hope बिल्कुल कि ठीक। नायला, आपका पॉइंट हमारे हमारे मुल्क पास को अल्लाह आ अपनी गया पनाह में है। रखे और हम अपनी खुद अपने मजीद आप को आपसे जानना चाहूंगी, नायला बताइएगा, तारीखी एतबार से रिपब्लिकन्स पाकिस्तान में जमहूरियत के हामी दिखाई नहीं देते, मगर इनके अदवार में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इमदाद मिली। ताहम डेमोक्रेट पाकिस्तान में जमहूरियत के हामी हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की पाकिस्तान से मुंतकिल पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो क्या होगी? देखिए अभी तो कहना पेशस वक्त है, लेकिन आपकी बात सही है कि रिपब्लिकन्स ने जब भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं, इंस्टीट्यूशन या ममालिक के बारे में इतना गम नहीं लगाते। तो आप देखिए कि ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत था आपके रवाबित उनके साथ, अयूब खान के ज़माने में आपके साथ बहुत रवाबित थे, मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत रवाबित थे। उनकी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में वो, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें एक बंदा चाहिए जिस पे हम डिपेंड कर सकें। डेमोक्रेसी में जो है नुमाइंदे काफ़ी होते हैं, तो वो फिर उनके लिए ट्रम्प साहब के जो है ना, मेरा ख्याल है प्रेफरेंस वो डेमोक्रेसी की इतनी नहीं है। अपने अमेरिका में भी आप देखिए कि वो मेक अमेरिका ग्रेट की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे। जी जी। अच्छा नायला साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब ट्रम्प साहब की जीत के बाद एक सवाल है जो टॉक ऑफ द टाउन है, और इसको हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी आवाज़ दी गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएंगे? इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आपको लगता है कि सियासी मुदाखलत कर सकते हैं या कोई प्रेशर आ सकता है? देखिए मुदाखलत तो वो हर जगह करते आए हैं। कौन सा मुल्क है जहां उन्होंने मुदाखलत नहीं की, लेकिन क्या ये जो लॉबी है अमेरिका में इमरान खान के हक में वो कितनी हद तक कामयाब होगी, क्योंकि दूसरी लॉबी भी है। सो हमारी अपनी ही जो डायस्पोरा है बाहर वो काफी डिवाइडेड है, सारे एक आवाज में नहीं है जी। तो जब आपका डायस्पोरा फ्रेगमेंटेड हो तो फिर डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब ट्रम्प साहब इतना इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। अगरचे के पहले जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उन्होंने कुछ खत भी लिखा था, कुछ मेरा ख्याल है उधर जवाबात भी हुए थे, कुछ जुबानी जो है वादे भी हुए थे जी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है ये अभी कहना कबल वक्त होगा। बिल्कुल ठीक है, ये कहना कुछ भी प्रिडिक्ट करना कबल वक्त होगा। नायला चौहान साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। तो अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो जीत चुके हैं,
और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। तो अब उनकी जीत के बाद क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, चाय का जो वक्त है हर कोई एंजॉय करता है, पर चाय के साथ बिस्किट तो हम सभी खाते हैं, मगर हकीकत में चाय के साथ जो मज़ा बेकरी नान खताई का आता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। और आपका क्या ख्याल है उज़ैर इस बारे में? मैं तो आपसे मतलब 110% इत्तेफाक करता हूँ। इसकी वजह ये है कि जो बेकरी नान खताई है ना, हाँ। क्या बात है उसकी। एक तो इसकी जो पुरानी रेसिपी है मुगल दौर की हमें याद दिलाती है, और फिर इसका जो खस्तापन है उसकी तो क्या ही बात है। तो जायका और इसकी जो शेप है और जो इसका खास तौर पर हम देख रहे हैं ना बेकरी नान खताई का, वो बड़ा एक आइडियल सा साइज है। बिल्कुल। और उज़ैर, आपको पता है चाय के अलावा आप सफर में हो, सिनेमा में मूवी देख रहे हो, मंचिंग करनी हो, फैमिली के साथ आप बैठे हो, हैंग आउट चल रहा हो, और मुगल दौर से जुड़ी बेकरी नान खताई तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। आप ये ट्रीट मेरी तरफ से समझे, आप बेकरी नान खताई। व्हाई नॉट, बहुत शुक्रिया। तो लोग तो अपनी जिंदगी को यादगार बनाते ही हैं, कुछ लम्हात को। आप भी अपनी चाय को यादगार बना आप सकती हैं। बोले मैं इसको खोलती हूँ और एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि चाय के आप साथ इसे खाएं, लेकिन आप इसे बड़ी नज़ाकत और नफासत के साथ खाएं, क्योंकि देखें ये हमारी रिवायत और सकाफत का जो है ना, बिल्कुल एक उसमें झलक इसकी में नजर आती है हमें। बिस्किट की अलग बात है, लेकिन बेकरी नान खताई की अलग बात है। जो मज़ा इसमें है वो आपको बिस्किट के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी सकाफत से भी जुड़ी है, रवायात से भी जुड़ी है। इसके अलावा मुगल दौर की याद भी आपको दिलाती है। बिल्कुल, वो आपको उस दौर में ले जाती है, और इसकी रेसिपी बड़ी पुरानी है तो ना। आप ज्यादा बातें मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। चलें आप भी इसको जो है ना खा के देखें, मैं तो ट्राई करूंगा ही, क्योंकि ये रवायत से जुड़ा खास मजा आपको देती है। वाकई है तो बहुत मजेदार, और आज भी वही चीजें हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है रिवायत से जुड़ा जो हाँ। खस्ता मजा है वो तो हमने ले लिया, आप भी लें। लेकिन एक और चीज है, एक और मसला है जिस पर हम बात करना चाहेंगे कि लोग जो है ना एंटीबायोटिक जो है उनको इस तरह खाते हैं जिस तरह छोटे बच्चे बंटियां खाते थे। बिल्कुल। थोड़ी सी कहीं पे भी आपको दर्द हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, खांसी हो गई है, सर में दर्द है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ पे उसको पैसे देते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाने से पहले आप डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक लैब-कोट पहनते हैं, फिर आप मेडिकल स्टोर और आप खाते हैं और आप कहते हैं भाई मुझे रिलीफ आ गया, दैट मीन्स यही हल बेहतर है। हाँ जी। और एंटीबायोटिक का जो मुसलसल इस्तेमाल है ये भी हम आपको बता दें, जो आप बड़े शौक से खाते हैं, ज़ौक से खाते हैं, ये फ़ायदे की बजाय इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। तिब्बी माहिरीन ये बताते हैं कि एंटीबायोटिक का जब आप इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं तो फिर ये ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ गैर मौसर हो जाती हैं, और फिर ये असर नहीं करती उस तरह से। और फिर एक ऐसा भी टाइम आ जाता है इसके मुसलसल इस्तेमाल से कि जब किसी ख़तरनाक बीमारी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए उसका इलाज मकसूद होता है, तो फिर मरीज को जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो जनाब उस पर असर ही नहीं कर रही होती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में दुनिया के 70 मुल्कों से ज्यादा होने वाली एक तहकीक अगर आपके साथ शेयर करें तो वो ये बताती है कि चीन और भारत के बाद पाकिस्तान एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। यानी स्मोक में तो हम पहले दूसरे नंबर पर रहते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक में भी हम, उसके इस्तेमाल में भी हम एक्सेसिव यूज में तीसरे नंबर पर है। और इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जुनैद सरफराज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप जुनैद? ठीक है जुनैद, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्पेशल टॉपिक रखा है, एंटीबायोटिक्स, जो आपने सारी तफसीलात सुन ही ली हैं। लोग इस तरह खाते हैं जिस तरह वो कैंडी जाके बाहर से मुंह में डाल रहे हैं और खा रहे, भाई आराम आ गया, और उनको ये नहीं पता कि आपकी खुद भी बॉडी जो है एंटीबायोटिक्स बनाती है, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके नुकसान पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ कि आप पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं जिससे अवेयरनेस लोगों में जा रही है, और होप सो इन चीज़ों से अवेयरनेस जब जाएगी तो इन चीज़ों में हम ओवरकम ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आपने कहा कि 3rd नंबर पे है, तो ये तो वो फिगर है जो कि पब्लिकली लोगों की काउंटिंग में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी ऐसी तादाद है लोगों की जो कि सेल्फ मेडिकेशन करती हैं। और नुकसानात सबसे पहले इसकी मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि मैं तब हाउस ऑफिसर था। अच्छा। और हमारे पास एक पेशेंट आते हैं जिनको टाइफाइड होता है, तो उनको टाइफाइड के आंतों का बुखार होता है, तो उनकी आंत फट चुकी थी। तो उनको हमने जब उनकी सर्जरी प्लान की, सर्जरी की, तो सर्जरी के बाद उनका जख्म हील नहीं हो रहा था, आईसीयू के अंदर पेशेंट था। तो जब उनकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक की गई तो
तो ऑलमोस्ट जितनी भी एंटीबायोटिक दुनिया में पाई जाती हैं वो किसी को भी सेंसिटिव नहीं थे। ओह माय गॉड। वो पेशेंट सर्जरी से बाहर आ गया, सर्जरी को उसने ओवरकम कर लिया, लेकिन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होने की वजह से उनका जख्म ठीक नहीं हो पाया और हमारी आंखों के सामने वो पेशेंट दम तोड़ गया। अच्छा जुनैद, ये बताइए कि इतना जो एक्सेसिव यूज है एंटीबायोटिक का, इसके बाद गैर मौसर क्यों हो जाती हैं दोबारा, जब एंटीबायोटिक ऐसी सूरत हाल में देनी पड़ी जो कि आपने बताई, इसकी क्या वजह? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं और जो एंटीवायरल हैं ये वायरस के अगेंस्ट होती हैं। इसी तरह फंगस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, उनकी एंटी प्रोटोजोअल होती हैं, एंटी फंगल मेडिकेशंस होती हैं। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि वो किसी किस्म का भी इन्फेक्शन होता है तो वो इसमें भी पॉवर्टी आती है, फिर लोगों की डॉक्टर तक एक्सेस नहीं है। लोग जब डॉक्टर के पास नहीं आते हैं तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। जब सेल्फ मेडिकेशन में कुछ भी होता है, चाहे वो फ्लू हुआ है, वो वायरस की वजह से हुआ है, वायरस में एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन या एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो वो उस एंटीवायरल जो उनका इन्फेक्शन है उसमें भी एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं। कोई एंटी फंगल या एंटी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग लेफ्ट ओवर मेडिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे किसी कज़न को बुखार हो गया, उसने डॉक्टर की फी दी, वो उसी प्रेस्क्रिप्शन को सेम सिम्टम फैमिली में किसी और को आए, वो कहेगा मुझे ये नुस्खा दिया था, तुम भी ये इस्तेमाल कर लो, बड़ा फायदा होगा इससे। वो ये सेम सिम्टम है। आपको पता है कि दर्जनों बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट सेम करती हैं, उनकी सिम्टम सेम होती है। डॉक्टर की फिर जिम्मेदारी होती है कि उनको डिफरेंशिएट करना कि आपने किस तरफ जाना है। हिस्ट्री भी ली जाती है, तो हिस्ट्री ली जाती है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री देखी जाती है, आपके बॉडी केमिकल्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर जो है डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। अच्छा बताइएगा, 40% जो है हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल जो वहाँ पे फार्मेसी पे मौजूद होते हैं डॉक्टर्स, वो आपको खुद भी प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं। आप जाके उनसे कोई भी बात करते हैं, भाई मुझे यहाँ पे दर्द है और ये मेरा पिंपल निकला है या यहाँ पे मुझे पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो आपको खुद से कोई प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। वो किस हद तक नुकसानदेह है, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, उनको आपका बॉडी केमिस्ट्री नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बेशक कुछ नहीं पता, लेकिन वो अब मुकम्मल डॉक्टर हैं, हर चीज के स्पेशलिस्ट, क्योंकि अच्छा, फार्मेसी की शॉप में वो खड़े हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन में काम नहीं कर रहा है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एक फार्मासिस्ट का काम नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे भी समझना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक जुरिस्डिक्शन है जिसमें मैंने काम करना है। इसी तरह मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं, वहाँ फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन प्रेस्क्रिप्शन करना नहीं है। उसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि वो वहाँ पे फार्मेसी को रेगुलेट करेगा, वहाँ एक्सपायरी मेडिकेशंस या वहाँ उनकी फार्मूलेशन कंपनी के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। लेकिन वो लोग जो हैं वो उनको प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, वो डिस्पेंस करके मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का एक्सेस यूज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। और जानने की बात यह है कि जो बैक्टीरिया ये जानदार हैं। अगर आपके ऊपर हम एंटीबायोटिक से एक इंसान के अंदर अटैक करते हैं एंटीबायोटिक से, अच्छा, तो वो जानदार हैं, वो इसको फील करते हैं। लाइक आपके घर में कोई अटैक होता है, आप नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, गार्ड रख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। एंटीबायोटिक जब अंदर जाती है तो बैक्टीरिया, इट्स फनी, दे हैड अ मीटिंग कि भाई अब ये एक एंटीबायोटिक का अटैक हुआ है, तो अब हमें क्या करना है इस पे। तो वो फिर क्या कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें वो जेनेटिक म्यूटेशंस भी करते हैं, कुछ बायोफिल्म्स बनाते हैं, अपना एक झिल्ली बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द। तो नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक जो होती है वो इतनी मुअस्सर नहीं होती जितनी वो पहली गो में होती है। अच्छा, ये तो जुनैद हमने अपनी ऑडियंस को बड़ा समझाया और कोशिश की है कि वो ये ना इसका यूज करें उस तरह से। ये बताइए फिर ये इस्तेमाल कब करनी चाहिए और किसके मशवरे से? अच्छा, सबसे ऑब्वियसली ये डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे इसमें जो समझने की बात वो ये है कि इसका हर एंटीबायोटिक का एक टाइम ड्यूरेशन है, हर इन्फेक्शन का एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर अगर 5-10 साल पढ़ के डॉक्टर अपने आप को कह रहा है तो वो उसने ही पढ़ा हुआ है। अगर एक कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो डॉक्टर को पता है कि इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, इतने पीरियड में जाके इसने पीक पे पहुंचना है, इतने पीरियड के बाद इसने रिमिशन की तरफ जाना है। तो एंटीबायोटिक का कोर्स मैंने किस डोज में कहाँ स्टार्ट करना है। बड़ी अच्छी आपने बात की कोर्स की, मतलब डॉक्टर ने कहा 5 दिन करना है, तो जो लोग हैं उन्हें लगता है कि 3 दिन में आराम आ गया तो वो छोड़ देते हैं कि क्या जरूरत है बाकी 2 दिन की भी। तो ये सबसे इल्तमास होगी कि जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर लें, डॉक्टर ने अगर आपको 7 डेज प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर आपको 2 दिन में भी आराम आ गया है
तो आपने आपके वो जो बैक्टीरिया थे वो डॉर्मेंट हुए हैं, वो अभी किल्ड नहीं हुए आपकी बॉडी के अंदर, वो अभी वो प्लानिंग मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग निढाल हुए हैं अभी वो। तो अभी आपने उनको कंप्लीट उनको किल करने के लिए आपको वो 7 डेज का कोर्स करना होगा। और खुदारा आपके घर किसी की लेफ्ट ओवर कोई मेडिकेशन हो, किसी और की प्रेस्क्रिप्शन हो, उसको इस्तेमाल नहीं करना, और बेजा एंटीबायोटिक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी परहेज करना। अच्छा डॉक्टर जुनैद, हमने अभी बात की इसके नुकसानात पर, हमने बात की कि बॉडी में जाकर क्या करती है, किस तरह मीटिंग्स वगैरह की हमने बात की। मुझे ये बताइएगा वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाके हमने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने, क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्मोक किस हद तक है लाहौर के अंदर, और क्या तासुरात हैं लोगों के, गलों के, बुखार जुकाम हर किसी को है, तो 2 से 3 दिन तक तो लोग अमूमन वेट कर लेते हैं। घर से निकलते यूं लगता है कि आपके गले पड़ गए, गला जकड़ लिया किसी ने आपका। 2 से 3 दिन तक तो लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट कोई भी सब्र नहीं कर पाता क्योंकि लोगों ने काम पर जाना है। तो क्या लगता है कि एंटीबायोटिक्स किस वक्त हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, इसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट 95% ऑफ द जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है, आप इम्यूनो कंप्रोमाइज नहीं है, आपको कोई एड्स नहीं है, आप कोई ऐसी ड्रग्स नहीं ले रहे कि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई है, तो सारे वायरल इन्फेक्शन 5 to 7 डेज में अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ग्रेट। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने 7 days। अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी तो इम्यूनिटी बनाई है एक इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए, वो आपके अंदर मौजूद है। आपको फर्स्ट डे होता है जी, नेक्स्ट डे मैंने ऑफिस जाना है जी, मैं ठीक चाहिए हूँ मुझे, तो आप कोई ना कोई चीज, वक्त कम है जी, हमने अपना काम भी करना है, सारा मसला करना है या कुछ बिल्कुल सारा मसला यही चल रहा है कि आप ओवरडोज करते हैं। सम टाइम पेशेंट आते हैं वो इवन एंटीबायोटिक सही ले रहे होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मैं जल्दी ठीक होना, वो डबल डोज ले लेते हैं। अब आपको ये पता है कि हर चीज की एक्सेस और उसको कम मिकदार में लेना दोनों नुकसानदेह है। बिल्कुल। मैं अपने पेशेंट को इस तरह समझाता हूँ कि एक अगर आपके कमरे में आग लगी हुई है तो उसको आप एक जग में पानी डाल के नहीं बुझा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी है। आप किसी फायर ब्रिगेड को बुलवाएंगे, उसको प्रॉपर फायर होल से आप उसको बुझाएंगे। इसी तरह एक बैक्टीरिया की हर किसी बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड, उसकी पोटेंसी है। अगर उसको 500 मिलीग्राम 2 टाइम चाहिए, आप उसको 250 मिलीग्राम 1 टाइम खा रहे हैं, इसका मतलब है आप उस बैक्टीरिया को तंग कर रहे हैं कि आओ भाई रेजिस्टेंस क्रिएट करो, बिल्कुल, तो वो मजीद मीटिंग्स करो। तो अच्छा जुनैद, लास्टली ये बता दें कि वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक की फरोख्त है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ये मना भी है और इस पर ये जुर्म भी है, तो उसके बावजूद हम फार्मेसीज पे देखने के धड़ाधड़ फरोख्त हो रही है। हमने भी जिस तरह से डिस्कस किया, किस तरह से इस सिलसिले को रोका जाता है? अच्छा, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि हमारे पास हर इदारा मौजूद है, सब लोग अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, लेकिन सीटों पे ही बैठे हुए हैं, वो ऑब्वियसली उनका काम है कि इसको रेगुलेट करना। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सारी फार्मेसीज को ऑब्वियसली उनकी डोमेन में आती हैं, उनकी लाइसेंसिंग करना, वहाँ पे डिस्पेंस मेडिकेशन कैसे हो रही हैं। आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस चीज़ में भी रहा है, हॉस्पिटल लाइसेंसिंग वगैरह में। तो पाकिस्तान के अंदर वही रूल्स हैं जो कि यूके और अमेरिका में फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, बुक में हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है? कमी ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। तो इन सारी जो हमारी नाअहलियाँ हैं उनकी वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, एनुअली 5 मिलियन लोगों की डेथ जो है वो इसी तरह रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक से होती हैं। बहुत बड़ी तादाद है। जो ये तादाद WHO की प्रेडिक्शन है कि ये 2050 में ये 10 मिलियन तक जा सकती है अगर हम इसी रवैये में रहे तो। ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। डबल हो सकती है। और अगर मेरी पास अथॉरिटी होती तो ये इसको मैं एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तौर पे डिक्लेयर करके इसकी कोई सजा और पनिशमेंट जरूर डिक्लेयर, यानी इतना खतरनाक है, इतना ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल ठीक है जी, इसको नजरअंदाज करना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपका यहाँ पर आए, बड़े हमें आगाही दी, हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी। बस ये लास्ट में कहना चाहूँगी, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर बीमार फील कर रहे हैं तो 7 दिन तक इंतजार कीजिए, 7 दिन तक ठीक नहीं होते तो आप डॉक्टर की तरफ मूव कीजिए, खुद मत एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। उज़ैर, आपकी तनख्वाह कितनी है? ये आपको अचानक से तनख्वाह का क्यों याद आ गया? क्योंकि अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, डिस्कस तो करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपका सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहा जाता है ना कि खातून की उम्र
और मर्द की जो है ना कमाई नहीं पूछी जाती, तो आपकी मेरी तनख्वाह देखिए, पूछनी है। वक्त जो है अगर आप बदल इतना ही गया है। जानना चाहती हैं, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, हालात भी बदले। ख्यालात भी बदल गए। देखिए अगर आपने मेरी तनख्वाह जाननी है तो उसके लिए पहले आपको अपनी बतानी होगी, क्योंकि सवाल आपने किया पहले। लेकिन आप बता दें फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे भी लेडीज किसका सवाल है? देखिए हर मेरा जगह लेडीज पहला फर्स्ट का सवाल कुलिया मेरा अप्लाई है। होता है ना, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं? ये नाइंसाफी है। पहला सवाल मेरा, जवाब आप देंगे। चलें अपने पॉइंट पर आते हैं, हमारा तो शुगर चलता ही चलें, रहेगा। बात करते हैं। अमेरिकी सदर की तनख्वाह कितनी है? आइए आज अमेरिकन नाज़रीन को इलेक्शन हुआ है, बताते अब हैं। लोग जो हैं बड़े इस चीज को लेके क्यूरियस हैं कि आखिर सदर बन गए हैं तो पता नहीं बड़ी तनख्वाहें मरात हैं जिसके लिए सदर बने हैं। बिल्कुल। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतनी जंगें लड़ी हैं। और आपको ये भी बताएं कि दुनिया के इस इंतहाई बासर और ताकतवर तरीन ओहदों में से एक अमरीकी सदर है, और अमरीकी सदर की तनख्वाह कितनी होती है ये एक बड़ा अहम सवाल है, और लोग ये बड़ा जानना चाहते हैं कि कितनी तनख्वाहें, कितनी मरातें, क्या कुछ मिलता है उन्हें। और ये बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और कभी कभी लोग नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि भाई कितनी तनख्वाह होगी और क्या मामलात होंगे इनके, तो बहुत शशके होंगे और बड़ी लग्जरी लाइफ फिर बता ही देते हैं, अपनी तो बताई नहीं, उनकी बता देते हैं। बताइए ज़ाहिर फिर आप। एक अमरीकी सदर की जो सालाना तनख्वाह है ये $1 लाख है। यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों में आप इसे कन्वर्ट कर लें तो अमरीकी सदर को तकरीबन हर साल तनख्वाह की मद में 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। ज़ाती अखराजात के लिए $50,000 और तफरीह के लिए $19,000 अलग से मिलते हैं। क्या इसके बात अलावा है। अमरीकी सदर को सफरी अखराजात के लिए $1 लाख की रकम मुहैया की जाती है, और जिस पर कोई भी टैक्स लागू ही नहीं होता। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इनको रिहाइश भी मिलती है, मेंटेनेंस का भी इनके लिए $1 लाख अलग से इनको मिलता है, सारी मेंटेनेंस के लिए और रिहाइश के लिए, इनके सारे भी जितने भी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए। और इसके साथ इतना साथ बड़ा व्हाइट हाउस है तो फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे तो चाहिए ना। अच्छा, हमने ये जितनी भी बातें आपको बताई है ना, ये हमने जो बाइडेन के हवाले से आपको तनख्वाह बताई। अब देखना ये है कि ट्रम्प ये देखते हैं कि ट्रम्प इजाफा जो है करते हैं या नहीं, क्योंकि इजाफा करते हमारे हैं यहाँ या तो नहीं, आपको पता है कि exactly। फिर वो आते हैं और ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है ना तो सारे एक पेज पे आ जाते हैं। हम कहते हैं मिल के हम तनख्वाहें बढ़ाएं अपनी। लेकिन अच्छी बात ये है कि लास्ट टाइम इन्होंने अपनी तनख्वाह थी वो डोनेट कर दी थी। हाँ, तो अतिया मेरा कर नहीं दी ख्याल थी। कि वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे अपनी तनख्वाह को बढ़वाने हो में। भी सकता है क्योंकि वक्त बदल जाता है, जैसे कि आपको डोनेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, तो हमने आपको इस हवाले से आगाह किया और अब आगे चलते हैं। आगे और कहाँ जाना है? अब आगे किस चलते पे हैं। जाना है? ट्रक पे जाना है। अब आपको ट्रक आर्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि ट्रक आर्ट जो है बड़ा मुनफरिद और पाकिस्तान की आर्ट इसको बिल्कुल जी, समझा बड़ा जाता है। और बरतानिया में बड़ा असर आ जाता है इसको। और उज़ैर आपको पता है वो जो एक एक जुमला होता है ना जो ट्रक के पीछे लिखा वो होता बड़ा है, मजे का होता है। उसके पीछे पूरी कोई स्टोरी एक होती जुमला है। याद है आपको? कोई सुना दे, कोई भी जुमला जो आपके ज़हन पे नक्श हो गया हो। माँ की दुआ जन्नत की हवा, लंग कुछ इस साड़ी तरह। खैर। हाँ मैं यही सोच रही थी। तो आइए इस पर आपको रुबीना का एक खूबसूरत पैकेज दिखाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट इनाम इलाही से। ही इज़ अ ट्रक आर्टिस्ट और उन्होंने अपनी आर्ट को सिर्फ ट्रकों तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि वो घरेलू अशिया, सीनरीज, बच्चों के खिलौने और उनको भी रंगीन बनाते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है। ये बताइएगा कहाँ से शौक पैदा हुआ, किससे आप इंस्पायर हुए थे, किस उम्र से काम स्टार्ट किया? असल में ये मैंने काम तो मैट्रिक करने के बाद शुरू किया था। अच्छा, तब तो इंसान बहुत छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो असल में मेरा बचपन ऐसे शहर में गुजरा है कि वहाँ के जो लोगों का जो बिज़नेस था ना वो ट्रांसपोर्ट का था। ओके। या तो उन्होंने ट्रक्स रखे हुए थे या बसें रखी हुई थी या फिर पिकअप वैन जो उनसी हैं वो रखी हुई थी। और वहाँ के लोगों में मतलब कि ट्रांसपोर्ट का इतना शौक़ था कि जो अमीर लोग हैं वो तो ट्रक्स वगैरह ख़रीद लेते थे, और जो मतलब कि नहीं ख़रीद सकते थे वो कम से कम ड्राइवर बनना जो उनसे है ना वो अपने लिए फ़ख्र की अलामत समझते थे। अच्छा। सर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक से बढ़कर एक चीज़ पड़ी हुई है। टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये पैसों वाला गल्ला पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास ट्रक कितना प्यारा है। और ये देखें, इसको घुंघरू भी है, ज़बरदस्त। तो इन पर शेरो शायरी अभी आपने करनी है।
और ये देखें कितना ज़बरदस्त है, हर तरफ हमें कितना वाइब्रेंट और कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। फैशन की दीवानी, ये चीज़ें आप खुद लिखते हैं या फिर? कि अब हमारे पास ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ट्रक लेकर आता है ना, तो वो शेर जो से कुछ उन्होंने सोचे होते हैं, ठीक है, कुछ हमें ट्रक ड्राइवर बता देता है, कोई कई दफ़ा कहते हैं ये अपनी मर्जी से आप लिख दें, तो कुछ हमने खुद भी क्रिएट किए होते हैं। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर एक ना मुझे एक सीनरी नजर आ रही है। अच्छा, ये कहीं पर भी लटका है, इसमें लिखा हुआ है देखने में भोली लेकिन चलने में गोली। तो ये आपने खुद से लिखा हाँ, है, ये किसी खुद से की लिखा। फरमाइश थी? नहीं, ये खुद से ही लिखा है। अच्छा हाँ, बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं, फासला रखें प्यार हो जाएगा, लड़कियों के बारे में। ये आर्ट कब से फेमस है? जब आप बचपन में थे तब भी शेर व शायरी थी? हाँ जी, जो ट्रक आर्ट के ऊपर ना असल में ट्रक के ऊपर काफ़ी तरह के काम होते हैं। एक तो ये पेंट वर्क का काम होता है, फिर स्टील और चमक पट्टी का काम होता है, जैसे ये आपको ये प्लेट्स नज़र आ रही हैं ना, तो ये काम होता है। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक का काम होता है, फिर लाइटिंग के ज़रिए काम होता है। फिर ट्रक के अंदर जो उनसे जो इनर जो ड्राइवर बैठता है उसमें ये झालर और परांदे इस किस्म का काम होता है। फिर ट्रक और के वो ऊपर सारा काम आप खुद करते हैं? वो ये है कि हर काम के लिए ना डिफरेंट मतलब के ना आर्ट लोग होते हैं। तो वैसे तो ये ट्रक आर्ट के नाम से फेमस है, लेकिन इसका लोकल लैंग्वेज में जो असल नाम है, जो मतलब कि ट्रक ड्राइवर और हम लोग आपस में, वो फूल पत्ती है, फूल पत्ती आर्ट है। ज़बरदस्त। सर ये बताइएगा कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, इतना बारीक बीनी का काम करते हैं, इतना मुश्किल से काम करते हैं, क्या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट आपके साथ? ये गवर्नमेंट की सपोर्ट जो उनसी है ना, वो बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर ये कि आपका काम जो उनसे है ना वो मतलब कि मुनफरिद हो और अनोखा और लोग इसको पसंद करें, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मुझे ये आपको किया उन्होंने? हाँ जी, मुझे ये जनवरी 2024 के अंदर ही मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रांस भेजा था, आयरलैंड भेजा था, जहाँ और मैं वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था एज ए ट्रक आर्ट ब्रांड एम्बेसडर। और वहाँ मैं अपने प्रोडक्ट लेकर गया और वहाँ तकरीबन 22 ममालिक आए हुए थे, जिसमें हमारा पाकिस्तान का स्टॉल भी था। क्या आप समझते हैं कि आप जितना मेहनत से करते हैं आपको पैसा कम मिलता है? नहीं, अभी ये कि ट्रक्स पे जोन से ना काम जोन सा वो बहुत कम हो गया। अब ये कि ये जो ये बेडफोर्ड ट्रक की शेप है ना, तो ये बेडफोर्ड ट्रक जोन से ये आने अब बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये 1950 के अंदर ना अयूब खान ने मंगवाए थे ट्रक्स, और वो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो आर्टिस्ट थे ट्रक आर्ट के, उन्हें कहा था कि आप ये ट्रक पेंट करें। अब ये ट्रक जोन से ना बेडफोर्ड से आने बंद हो गए, इस वजह से अब ट्रक पे काम इतना नहीं हो रहा। बाकी हीनो ट्रक हैं, सीज़ो हैं, बाकी वो ट्रेलर हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, और कराची इसकी बड़ी मार्केट है। लाहौर में ये है कि ना अब ये ट्रक ना होने की वजह से इसका काम नहीं हो रहा। बहुत सर, मुझे ये एक ऑटो बहुत मज़े का नज़र आ रहा है। क्या ये आप सारा खुद बनाते हैं? कितना प्यारा ऑटो है, रिक्शा है, और इस पर अभी आपने थोड़ी आर्ट करनी। सर अभी हम आपसे थोड़ी सी आर्ट भी करवाएंगे और मैं भी आपके सामने ये करूँगी कि कितनी मुश्किल है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी आर्ट बनाते हैं किसी पर। वाह, इतना अच्छा सर्कल बना, हम वो कंपास से बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ये आप फिल करें। ज़बरदस्त। तो हम इस पर ये जो है कलर लगाएंगे। इतना मज़ा आ रहा है पेंट करने में। सॉरी, थोड़ा सा ख़राब कर दिया मैंने। कोई नहीं। और इस पर ऐसे पत्ती बना दूँ अब? हाँ, इसके बाद ना पत्ती ये वो दूसरे कलर से बनेगी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे ऐसे स्केच करके दिया था और मैंने उसमें पेंट किया, और अब हम इसकी पत्ती बनाएंगे। और फिर पहले हम इस ब्रश को धो लेंगे ताकि हमारा दूसरा कलर मिक्स ना हो जाए। एक पत्ती मैं बना के देता हूँ आपको। अगर ये ऑटो ख़राब हुआ तो क्या मैं इसे अपने साथ लेके जा सकती हूँ? नहीं, लेके जा सकती हैं। बाकी जो चीज़ ख़राब हो जाए ना वो सही भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इनको कोई रिमूव करने के लिए कोई चीज़ है आपके पास, कलर जैसे? नहीं, इसके बाद पेंट्स है ना। ठीक है। हाँ, इसके ऊपर हमने दूसरा पेंट कर देना है और ये डिज़ाइन रिमूव हो जाएगा, फिर नया डिज़ाइन अगर बनाना हो। वाह, इम्प्रेसिव। अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे कोई चीज़ बस ख़राब हो गई तो वो कभी ठीक नहीं होगी। तो हर चीज़ का इनके पास एक हल है। तो कितनी अच्छी पत्ती बना रहे हैं। चारों तरफ आपने लीव्स बनाने हैं। मैं अभी बनाकर देखती हूँ। अभी इन्होंने 2 पत्ती बनाई है, अभी मैं आपके सामने एक पत्ती कलर को ना थोड़ा सा आपने इसको निकाल लेना। अच्छा, नहीं तो उधर वो ना ठीक है, ज़्यादा ड्रॉप गिरते हैं। सॉरी, वैसे जिन लोगों को वैसे मेहंदी लगानी आती है मुझे लगता है वो अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं।
हाँ, वैसे मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, मैं पता नहीं क्यों इतनी निकम्मी बच्ची हूँ। सर, अब हम थोड़ी सी प्राइसेस की बात करेंगे, जैसे कि लोग देख रहे हैं और मैं हाँ भी, जी। तो वो सब ये पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ कितने की। फॉर एग्जांपल आपने ये ऑटो बनाया है और ये कितने का है? ये तकरीबन ये 1500 का है। ठीक है, 1500 का। और अगर कोई ऑर्डर पर बनवाएगा, आपसे खुद से शेर लिखवाएगा, ये वो, तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी। उसकी अगर कस्टमाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो प्राइस डिफरेंट होगी, तो वैसे ही एक हम उसी के अंदर ही कर देते हैं। किसी ने ये लेना हो, ये ट्रक, ये भी तकरीबन 2000 का ही है। ओके, अच्छा, रीजनेबल प्राइसेस और इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका कोई एक मैसेज लाजमी दें ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं, अपना उस चीज़ को चुनें जो कि जिसमें वो कुछ करना चाहते हैं, फटीग फील ना हो, थकावट ना हो, और वो 24 घंटे भी अगर काम है तो वो कर सकें। ये सबसे पहले तो ये है कि अगर तो उन्हें पेंटिंग का शौक़ है और वो ट्रक आर्ट को करना चाहते हैं, तो वो इसकी जो बेसिक है, इसके लिए मैं वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ। मतलब कि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो फैशन डिज़ाइनिंग के वर्कशॉप, ताकि ये जो हमारा ना एक किस्म का डाइंग आर्ट है, ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए, इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए मैं ट्रक आर्ट की वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि ये थे इनाम इलाही, एक ट्रक आर्टिस्ट हमें दिख रहे हैं, और कितना एक खूबसूरत फ़न है इनमें। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान के कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बहुत नाज़रीन, खूब। आपने ये देखा, बिल्कुल जिस तरह से वो देख रुबीना मगर- कह रही थी, देख मगर प्यार प्यार से। मैं आपको याद हो गया, कोई और भी याद एक होगा? और भी है, आ तेरे जिन कटा। एक और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जी, रोलते जी। गए हैं पर चस बड़ी है। ये भी बड़े मजे का है। तो इस तरह की आपको बड़ी क्रिएटिविटी ट्रक और ये पीछे नजर वैसे आती है। पाकिस्तान की पहचान है। अच्छा, जी। मजे की बात ये कि ट्रक आर्ट पे तो वो एक बिल्कुल एक चीज मौजूद है ही, पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें थी, जैसे रिक्शा पर, शूज पर, इवन शूज पे भी आर्ट हुआ हुआ था। वो बड़ा प्यारा लग रहा था। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, प्रोग्राम में हम दोबारा से वापस आ चुके हैं और वक्त जो हुआ है वो हो गया है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट का, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ अहम और ट्रेंडिंग न्यूज़ और उनके पीछे की वो कहानियां जो कि आप तक पहले नहीं पहुंचती और आप वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस हफ्ते कौन सी ड्रामा जोड़ी ट्रेंडिंग में रही, कौन सा ड्रामा हिट गया और कौन सा पिट गया हमारे ये साथ। अच्छी इस्तेलाह है, कौन सा हिट गया कौन सा पिट गया, बड़ा रदीफ काफिया मिला है। यार सेगमेंट इतना मजे का है। हमारे साथ मौजूद है ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान हारून। वालेकुम सलाम। बिल्कुल हारून, आपसे पहला सवाल तो यही करना चाहूंगी, कभी मैं कभी तुम की जो हैप्पी एंडिंग है उससे शायकीन तो बहुत खुश दिखाई दिए, लेकिन बिफोर दैट बहुत सी सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शंस हमने पढ़ी, हमने देखी, अजीबो गरीब सी। उस हवाले से क्या कहेंगे, शायकीन कितने मुतमईन हैं इस हैप्पी एंडिंग से? नहीं, मैं पहले तो एक सवाल फहद मुस्तफ़ा से डायरेक्टली पूछना चाहूँगा। वो एक जो क्लिप आया था जिसने सारी पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक अजीब मखमसे में डाला हुआ था, जहाँ फहद मुस्तफ़ा जो है वो बैठे बैठे अचानक से गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जी ये लीक हो गया सीन जो है, और ये फहद यानी मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जो है ये मर जाएगा इस ड्रामे में, और उसके ऊपर पूरा हफ्ता जो है हम बड़े एंग्जाइटी में रहे। वो क्या था, एंजाइटी में भी रहे और जो शायकीन थे उन्होंने डायरेक्टर को डरा दिया। उन्होंने कहा अगर ये कुछ ने तो यहाँ तक या तो उन्होंने अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आपको पूरी जिंदगी रोज बददुआएं दूंगा। हाँ, और बिल्कुल, लोगों ने अगर- comments भी अगर- अजीब किए। और अगर हमने जिस तरह लास्ट वीक बात की थी, अगर किसी को कोई सजा मिलनी चाहिए थी, किसी को मरना चाहिए था या किसी के साथ बुरा होना चाहिए था, तो वो शर्जीना के साथ होना चाहिए था। मुस्तफ़ा बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, तो उसको तो बिल्कुल भी जो है वो इस किस्म का कोई एंडिंग कबूल नहीं थी हमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फहद मुस्तफा के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए था और ना ही शर्जीना के साथ, लेकिन हैप्पी एंडिंग बड़ी मजे की एक रही और है। जो है ना एक चीज मजे की डिस्कस करने थी। वाली है। अरुण, हम देखते हैं कि अदाकारा हानिया को कभी मैं कभी तुम में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करने पर दूसरी जो अदाकार आए हैं उनकी जानिब से भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये कल्चर परवान चढ़ रहा है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का, स्पेशली showbiz में? खवातीन में।
हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छी बात हुई कि खैर अभी कुछ अरसे से हम टेलीविज़न पे एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि साथी अदाकाराएँ जो हैं, जिसको हम कहते हैं ना को एक्टर्स, वो एक दूसरे की तारीफ़ कर देती हैं। तो यमुना ने भी बहुत सारा प्यार मोहब्बत भेजा, और इसी तरह माया अली ने भी, और मायरा ने भी। तो ये जो है, ये अच्छी एक रिवायत चल पड़ी है कि ये जो है हानिया को ये बहुत सारा उनकी साथी अदाकाराओं ने प्यार भेजा। हमें याद आता है वो टाइम जब मीरा, रेशम और रीमा के बीच में एक जो है वो राइवलरी रहती थी, और वो लॉलीवुड की जो एक वो होती थी ना कि जी वो कैट फाइट्स हो रही हैं, वो टांग अड़ा दी स्टेज पर जाते हुए, ड्रेस काट दिया, चल रहा होता था। बिल्कुल ठीक। वो रिवायत तोड़ दी है अब इन यंगस्टर्स ने। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ वायरल हुई कि इन तमाम एक्ट्रेसेस ने हानिया को बहुत बहुत मुबारक दी, और हमारी तरफ से भी हानिया को मुबारक। और अच्छी बात यह कि ये जो शर्जीना का कैरेक्टर था, इसने आखिर में अपनी गलती रियलाइज की और सॉरी किया। तो मैं इस बात को जरूर दोबारा बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक भी हमने कहा था कि कसूर थोड़ा थोड़ा जरा शर्जीना का ज्यादा था। तो अच्छा हुआ कि वो हानिया ने अपने कैरेक्टर के थ्रू वो रिडेम्पशन कर ली। बिल्कुल। फहद, हारून, क्या फहद का जुनून सर पे चढ़ा है? हारून, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए अपने कॉलीग से, ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और भी बताइए, फहद और शर्जीना की जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड, जो मोहब्बत, जो लोगों ने पसंद की है, या ये दोबारा कब हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि लोग तो इंतजार में नए प्रोजेक्ट के हवाले से कि फौरन से आ जाए। ऑफर्स आएंगी नहीं? हाँ, कब आ रहे हैं इनके नए प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल ऑफर्स आएंगी, लेकिन फहद मुझे लगता है कि इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी सोशल मीडिया टीम और ये पूरी मार्केटिंग और ये जो इमेज बिल्डिंग की है, बड़े अरसे बाद वो टेलीविजन पे आए थे, और अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा ड्रामा करेंगे, क्योंकि फिर उसको फॉलो अप करना इतनी ही बड़ी सक्सेस के साथ मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में फहद इसमें गैप देंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसका कोई सीक्वल भी आना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ खूबसूरत मजे की एक चीज़ बन जाए, फिर उसको खराब करने की कोई जब आप एग्जैजरेट करेंगे ना तो वो फिर बुरा लगेगा। फिर लोग इतना पसंद नहीं तो वो च्युइंगम की तरह खिंचती चली जाती है। हमने देखा जानिसार ड्रामे के साथ क्या हुआ कि वो अच्छा बहुत व्यूज मिल रहे थे उसको, लेकिन फिर वो आखिर में आके इतना लंबा खिंचा कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें लूज हो गया। तो इसको इधर ही रहने दें, खूबसूरत चीज बन गई है। जब हमारा दिल चाहेगा हम यूट्यूब के ऊपर जाकर दोबारा देख लेंगे। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। तो अब हारून इस बात पे आ जाते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग एक्टर और एक्ट्रेस कौन रहे आपकी नजर में? अच्छा जी, वो तो ऑब्वियस है कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर जो हैं वो मुझे पता था अब यही जवाब देने वाले। वो उसके अलावा क्या बात हो सकती है कि वो, क्योंकि जाहिर है ये उनका फिनाले था और लास्ट एपिसोड का सबको बहुत बेचैनी से इंतजार था। सिनेमाज में लोग गए देखने और फिर शोज बढ़ा दिए गए हैं अब, तो और लोग जा रहे हैं सिनेमा में इस ड्रामे को, इसका लास्ट एपिसोड देखने। लेकिन मैं मेंशन करना चाहूँगा नुमान एजाज साहब को। बिस्मिल, हालांकि मुझे उसके साथ बहुत सारे इख्तलाफात हैं उस ड्रामे के साथ, लेकिन उसमें नुमान एजाज की एक्टिंग और जिस तरह वो अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और इसी तरह हमेशा की तरह नुमान साहब तो ऑफ कोर्स, नुमान भाई इंसाफ करते हैं, कोई भी कैरेक्टर दे दें आप उन्हें, गुरु हैं बिल्कुल। तो वो जो है उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार निभाया। बड़ा मुश्किल किरदार है, उसमें एक ऐसे शख्स का किरदार जो कि पहले तो अपॉलोजेटिक रहा है लेकिन अब वो ढीठ हो गया है। तो वो जो ढीठ पने का एक वो मुजाहरा कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, तो वो नुमान साहब बहुत खूबसूरती से उसको निभा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा एक और मैं एक्टर की का जिक्र करना चाहूँगा, वो है उसामा। उसामा को हम देख रहे हैं 2 ड्रामों में, एक गैर में भी आ रहे हैं वो, और फिर सुन मेरे दिल में भी उनका एक कैरेक्टर है। और उसामा भी बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये 2 लोग मैं इनका डेफिनेटली जिक्र करना चाहूँगा। अच्छा हारून, ये तो बात होगी समहाउ इस हफ्ते के ख़त्म होने वाले ड्रामे की। ये बताइएगा इस हफ्ते कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नए ड्रामा शुरू होने वाले हैं, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा हिंट दीजिए हमें। बड़ा एक्साइटिंग है जी, हिंट नहीं, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। क्या बात है, जी हारून हमारे पास हैं। ज़्यादा हो गई। जी बताइए। हाँ जी, तो फिर पहला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है फरार। और फरार के अंदर इतनी लंबी कास्ट है कि मैं उसको एक्चुअली लिख कर लाया हूँ। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है वो फरार के अंदर है हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, सोहाय अली, मीरब, दानियाल जफर, फारिस शफी और हारून रशीद। और ये इतनी बड़ी कास्ट को संभालने के लिए डायरेक्टर्स भी 2 हैं जी, सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक, दोनों बड़े डायरेक्टर्स, इतनी बड़ी कास्ट। और ये फरार जो है, अगर आप इसके प्रोमोस देखें तो ये फ्यूजिटिव्स की कहानी है जो एक दूसरे से जो अपने हालात से निकल के भाग रहे हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे विजुअल्स देख रहे हैं साथ साथ,
ये हैं जी ए इश्क के जुनू के, जिसमें शहरयार मुनव्वर हैं, शुजा हैदर हैं और उशना शाह हैं, शबीर जान भी आपको नजर आएंगे। बड़ी अच्छी तो कास्ट ये है। दो बड़े ड्रामे हैं। फरार जो है वो आ रहा है जेंटलमैन के स्लॉट में, और ए इश्क के जुनून आ रहा है कभी मैं कभी तुम के स्लॉट में। तो फिर ये दोनों बड़े ड्रामे जब खत्म हुए हैं तो दो बड़े ड्रामों के साथ ही उसका फॉलो अप हो रहा है। सो हम देखते अच्छा, हैं कि कौन सा ड्रामा हारून जो है वो इश्क जुनून का grab जो करेगा OST attention। है ना वो बड़ा मजेदार है, तो मेरा ख्याल है एक बार जी वो सुन मुझे लिया पता जाए। है, बिल्कुल उज़ैर, मुझे पता है आपको OSTs बहुत इम्प्रेस करते हैं, तो चलिए सुनते हैं। कास्ट देखकर ऐसे लगता है सारा ड्रामा, सारी केमिस्ट्री, सारी वाइब और अच्छा मीठा स्वीट गुड़ कहा जाए ना, सारा एक ही जगह इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने। और बिल्कुल जाहिर जी, बात है फिल्मी सा अंदाज आपको बिल्कुल, लगेगा कि बिल्कुल। बड़ा जनाब, बिल्कुल वो एक जो एग्जैजरेटेड सी ड्रामा होता है और टेंशन होती है, वो बड़ा मजे का। अच्छा, ये आजकल के ड्रामों की बड़ी खूबसूरती हो गई कि ड्रामा चाहे जैसा भी हो, जब टीजर आता है ना तो एक दफा इंसान चौंक जाता है और उसको नोटिस करता है। सो ड्रामे, जो भी अच्छे ड्रामे आ रहे हैं उसके टीजर्स सबसे इम्पोर्टेंट हो गए अच्छा, हैं। ड्रामे भी आ रहे हैं, उनके टीजर भी आ रहे हैं, लेकिन अदाकारा महविश हयात जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गाने का टीजर जारी किया जिसमें वो हनी सिंह के साथ जलवागर हो रही हैं। तो खबर ये भी है कि वो हनी सिंह के साथ एल्बम में अपनी आवाज का जादू भी जगा सकती हैं। आपके पास क्या खबर है? वैसे तो महविश को हमने देखा है कि वो गुनगुनाती भी हैं। जी, महविश गुनगुनाती भी हैं, पहले शायद गाने की थोड़ी बहुत अटेम्प्ट कर भी चुकी हैं। इस टीजर को भी मैंने देखा। अच्छा, उज़ैर हमेशा म्यूजिक की बात लेकर आते हैं, तो वो जो है वो महविश बड़े ब्लैक ड्रेस देखिए हारून, अगर 2 घंटे का आपने नहीं लाइव शो करना है तो फिर मौसीकी के बिना तो उसके मुश्किल हो बगैर जाता है। बोरिंग हो जाता हो है। सकता, हाँ। नहीं हो सकता। बिल्कुल मजे का टीजर है और हनी सिंह के साथ महविश की कोलैबोरेशन है। अच्छा, वो पिछले हफ्ते हम इसकी भी बात कर रहे थे कि सारा रज़ा ने बाकायदा नाम लेकर महविश हयात का कह दिया था कि उनको जो अगर कोई सिंगर मानता है तो फिर ये मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि महविश सुर में तो हैं, आवाज़ ज़ाहिर है रियाज के साथ बेहतर होती जाती है। तो हम देखेंगे कि अभी हनी सिंह के साथ महविश की कोलैबोरेशन कैसी रहती है। हारून, और उसमें सारा जो आवाज़ रज़ा है ने वो एक इस्तेमाल और भी शख्स का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने प्रूफ फौरन ही सोशल मीडिया पे डाल दिया उस बात का। वो तो हम, हाँ बिल्कुल, वो जो वो ऑटो ट्यून वाली जी, कहानी थी, पिछली वो बार हम हमने जी, डिस्कस देखते भी रहे किया हैं। है इसको। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हारून, ये अच्छा रवैया नहीं है कि हम मानते हैं आप एक अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन आपको इतने महाज खोलने की क्या जरूरत है? आप अपना अच्छा काम करें, बाकियों को करने दें। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये, मैं दोबारा वो इंटरव्यू देख रहा था कि उसमें उन्होंने किसी ये भी नहीं पूछा कि आप किसी ऐसे गुलकार का नाम बताएं जिसको गाना नहीं गाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कितने फीसद अदाकार गुलकार हैं जिनको गाना नहीं गाना चाहिए। तो जब आप फीसद की बात करें, आप कह दे दीजिए मेरी तरफ से 90% हाँ, ऐसे हैं परसेंटेज जिनको बता गाना दें, नहीं गाना बिल्कुल। चाहिए। किसी का नाम मत लेकिन लें। उन्होंने नाम नहीं पूछा था, तो नाम लेकर जातियात पे बिला उतरना वजह कुछ एक इतनी अच्छी कंट्रोवर्सी बात नहीं क्रिएट थी। की गई ना, जी। ताकि डिस्कशन का हिस्सा बने आप। हाँ, हालांकि सारा भी बहुत अच्छी सुरीली गुलकारा है, तो कोई मेरा शक नहीं नहीं ख्याल है कि उनको इस किस्म की कंट्रोवर्सी की जरूरत थी। हारून, अब आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा अदाकारा नरगिस एक बार फिर तशद्दुद का निशाना बनी है, और इसके बाद अदाकारा रेशम ने भी इनसे मुलाकात की और वीडियो पैगाम भी भिजवाया और इस हवाले से गुफ्तगू की। इस हवाले से ज़रा हमें और हमारे व्यूअर्स रेशम ने क्या वीडियो को पैगाम मज़ीद दिया इस वक्त, वो सुनवाते हैं इंफॉर्मेशन अपने दीजिएगा। कुछ देर पहले ही मैं स्टार नरगिस से मिलकर आई हूँ। अपना घर बचाने के लिए इस औरत ने थिएटर छोड़ा, फिल्म छोड़ी, हर वो चीज़ छोड़ी जो उनके शौहर को नापसंद थी। अबाया पहना, हिजाब किया और अपना सैलून बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं चेहरा उनका देखकर आ रही हूँ कि यकीन करें कि इतनी तकलीफ हुई उनका चेहरा देखा ही नहीं जा रहा था। ऐसी बहुत सारी नरगिस है जिनके साथ ऐसा तशद्दुद होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ऐसी बहनें हैं मेरी नरगिस जैसी, जिनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। हर उस हाथ को काट देना चाहिए जो औरत की इज्जत की तरफ बढ़ता है या औरत पर तशद्दुद करने के लिए बढ़ता है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि नरगिस, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस बात की मजम्मत करती है और आपके साथ खड़ी है और तब तक खड़ी है जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो हारून, आपने ये सुना कि उन्होंने जो अपना पैगाम जारी किया वीडियो, आप क्या समझते हैं इस वीडियो पैगाम पे, क्या कमेंट करेंगे और ये जो अफसोसनाक वाक़या आया इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरगिस बहुत ही मासूम सी फनकारा रही हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुने तो वो इतनी वर्ल्ड वाइज नहीं है या दुनिया की उनको इतनी समझ नहीं थी।
ठीक है, हमें एक ख़ास किस्म का परसेप्शन होता है लॉलीवुड के फ़नकारों के बारे में, ख़ास तौर पे जो हमारी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी। लेकिन ये है कि नरगिस जो है वो ये ज़िंदगी छोड़ चुकी थी फिल्मी, और वो जो है वो एक बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी गुजारी थी। मैंने इनके 1-2 इंटरव्यूज़ वो भी देखे, जिसमें ये अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ जब नई शादी हुई थी तो वो उन्होंने प्रोग्राम्स बनवाए थे, अ डे इन द लाइफ ऑफ नरगिस और इस तरह के। तो वो मैंने देखा कि वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल डेडिकेटेड अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। और डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ तो उनके बेटे ने फ़ोन करके एक्चुअली पुलिस को बुलाया, और मैं बड़ा हैरान हुआ। कल मैं एक देख रहा था, इसी सिलसिले में एक यूट्यूबर की वीडियो आई हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो बोटॉक्स कराए हुए थे तो ज़रा सा हाथ भी लग जाए तो वो जो है निशान पड़ जाते हैं, और वो ज़बान इतनी इस तरह इस्तेमाल कर रही थी कि बंदा मजबूर हो जाता है कि फिर वो हाथ उठा देता है। मेरे ख्याल में बंदा कभी भी इतना मजबूर नहीं होता कि वो औरत के ऊपर हाथ उठाए, और जो बंदा औरत के ऊपर हाथ उठाता है, जिस तरह रेशम भी कह रही थी, तो वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और नरगिस के साथ हम सब जो हैं वो सॉलिडरिटी रखते हैं। लेकिन ये है कि रेशम का जाना, वहाँ पर बात करना बहुत अच्छी बात है। अभी आज सुबह मैं देख रहा था रेशम की टाइमलाइन पे, जी बिल्कुल, मैं टाइमलाइन रेशम के इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद जो हैं नरगिस के, वो इस कदर इस बात से जो है वो डिस्टर्ब थे कि अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की जहाँ उनके वालिद जो है नरगिस के, वो भी अस्पताल में दाखिल हो गए। तो ये बहुत ही मेरे हाल में किसी भी बात मर्द हो रहा को है। किसी भी हवाले से कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि औरत पे वो हाथ उठाए। और जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल में वही अगेन जो हम मर्दानगी की बात करते हैं तो फिर ये मर्दानगी के असूलों के खिलाफ है कि आप अपने से कमजोर पे चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो, जानिब से आप बता रहे हैं ना कि इस तरह की बात की गई है कि वो जस्टिफाई किया उन्होंने, ये बड़ी गलत बात है। मेरा ख्याल है इस तरह की बातों से बड़ा गुरेज करना चाहिए और तहकीक कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून आपका। तो नाजरीन, ये हमारा खास तौर पर एक इनसे रिलेटेड सेगमेंट था जो कि आपने मुलाहिजा किया। अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। ये हकीकत साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है नाजरीन के हमारी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती से भी बेहतर हमारी जहनी सेहत होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हम कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ये अफसोसनाक बात है। आपको ये भी बताते हैं कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, लेकिन जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो वो मेंटल हेल्थ का नाम सुनते सुनते मेंटल पर ही आके रुक जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए मेंटल सिकनेस में और मेंटल हेल्थ में बहुत डिफरेंस है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो किसी न किसी दिमागी आरसे में मुब्तला पाए जाते हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दिमागी बीमारियां एंजाइटी, डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया हैं। पाकिस्तान की बात करें तो आलमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 24 मिलियन अफराद नफ्सियाती मसाइल से दोचार हैं। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि नफ्सियाती मसाइल के शिकार 85% अफराद को मुतल्लिका तिब्बी सहूलियात जो चाहिए होती हैं वही नहीं मिल पाती। और मेंटल हेल्थ है क्या और मेंटल सिकनेस की अलामात क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट जो अपने काम में माहिर हैं, और इनसे बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यही बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की, और मेंटल सिकनेस में कितना डिफरेंस है इन दोनों में। देखें, जब भी हम सेहत को डिफाइन करते हैं कि हेल्थ क्या है, तो जिस्मानी सेहत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता मेंटल हेल्थ के बगैर। यानी कि अगर किसी को जिस्मानी तौर पे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसका जहन नहीं ठीक, अगर मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो शख्स सेहतमंद नहीं है। यानी कि जो सेहत का बुनियादी एक जो जुज़्व है वो मेंटल हेल्थ भी है। अब इसमें जहाँ तक आपने बात की मेंटल डिसऑर्डर्स की, जिसको हम जहनी व नफ्सियाती बीमारियाँ कहते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा हमारे माशरे में एक स्टिग्मा पाया जाता है। लोगों को लगता है कि जहनी व नफ्सियाती बीमारियाँ या मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं उसका मतलब शायद कुछ पागलपन ही है, या मैं पागल हूं, ये मुझे पागल कहता है, हालांकि पागल खाने भिजवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, हालांकि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए, जो जहनी व नफ्सियाती अमराज हैं, जैसे हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के मर्ज होते हैं, कोई डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंशन है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ। अब इसी तरह से जो जहनी व नफ्सियाती अमराज हैं वो तकरीबन कोई 150 किस्म के हैं, यानी कि 150 से ज़्यादा जहनी व नफ्सियाती बीमारियाँ हैं। अब अगर जिनको भी हों उनका पागलपन से कोई ताल्लुक नहीं। वो जो मेंटल हेल्थ को हम मेंटल हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, तो इन 150 में से सिर्फ 1 या 2 ऐसे मसले हैं जिनमें ऐसी अलामात होती हैं कि जी जैसे बिखरे हुए बाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कुछ अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं है। वो सिर्फ 1 या
दो मसलों में होती है। बाकी जो ज़हनी व फातरो नफ्सियाती लकल टाइप अमराज के हैं कुछ इस वो तरह तो के। बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे भी आपने जिक्र किया डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, तो वो तो आम तौर पे जिन लोगों को होता है तो ज़्यादातर पता ही नहीं चलता कि उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी है। घर वालों को नहीं पता चलता कि इनको डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अंदर ही कहीं ना कहीं जी। घुट और जाता ये है। इसमें देखे ना, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लोग, कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका पागलपन से। तो ये एक हमने एक बड़ा स्टिग्मा बना लिया, जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ का वर्ड भी एक थोड़ा सा स्टिग्माटाइज हो गया है कि शायद हमें लगता है कि इसका मतलब कोई पागलपन है, जो कि बिल्कुल ऐसा अली, नहीं है। ये बताइएगा कि आपके पास पेशेंट आते हैं और वैसे भी जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिसर्च होती रहती हैं, क्या बात सामने आती है कि मर्द इसका ज़्यादा शिकार हैं, ख़वातीन में ज़्यादा तादाद पाई जाती है? मुमकिन वजूहात क्या हैं? देखिए, अगर ओवरऑल हम बात करें पूरी जी। दुनिया की और इवन के पाकिस्तान की, तो जी। ख़वातीन में ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। मर्दों में कुछ एक दो मसले, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, उसके अलावा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मर्दों में ये 2-3 बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो ख़वातीन में ये ज़्यादा पाई जाती हैं, ओवरऑल ज़हनी व नफ्सियाती अमराज जो हैं। अब आपने जो बात की कि इसका क्या क्यों होती हैं वजूहात वजूहात, हाँ। देखिए एक चीज़ हमने समझनी है कि जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोई मसले मसाइल बीमारियां हैं, ये कोई जर्म्स की वजह से नहीं होती, ये कोई उल्टा सीधा खाने की वजह से नहीं बिल्कुल होती, ये ठीक आम तौर पे हमारे हालात और ख्यालात की वजह से होती है बिल्कुल, कि लाइफ बिल्कुल। में किसी को क्या स्ट्रेसेस दी, किस तरह के मसले थे, और फिर उस शख्स ने उन मसाइल का कैसे कितना फेस manage किया, stress manage management किस तरह से आपने एग्जैक्टली स्ट्रेस कैसे मैनेज की, उन मसलों को कैसे फेस किया, कैसे उसमें से निकल आया बिल्कुल या ठीक है। प्रोलॉन्ग हो गया। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं और कुछ सोशल सपोर्ट वगैरह के इश्यूज हैं। लेकिन एक बात हमने समझनी है जी। कि जब भी ये होंगे किसी को भी, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला, वो हमेशा हालात और वाकयात की वजह से वाकयात होगा। से होता है। प्लस इंसान का अपना रोल भी होता है कुछ। आप देखें ना, दुनिया है, जिंदगी है, तो हर एक को अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हर किसी का अपना ट्रीटमेंट होता है इस एग्जैक्टली, कोई हवाले शख्स से। ऐसा इस दुनिया में नहीं है ना जिसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट नहीं हुई, सारा कुछ उसकी लाइफ में परफेक्ट चल रहा है। मैं तो आज तक ऐसे किसी शख्स से नहीं मिला क्योंकि मुझे ना सिर्फ कि मेरी पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इंटरनेशनल प्रैक्टिस करता हूँ। अब तक तकरीबन दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में मैं पेशेंट देख चुका हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू। तो उसमें मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई शख्स किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं अच्छा, मिला लोगों जिसको को कोई ये मसला ना समझ हो। ले, अभी, लोगों को हाँ। ये समझ लेना चाहिए कि जो आप ख्वाहिश करते हैं और जो आपको मिल रहा है, इसमें फर्क होता है और आपको फर्क इसे है। तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली, तस्लीम करना चाहिए और अच्छे तरीके से तस्लीम करना अच्छा, चाहिए। हम थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करते हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने Reverse जिक्र के? किया हाँ कि खवातीन में ये मसाइल ज़्यादा हैं, इसकी वजूहात क्या है? ये तो आपने बता दी सिचुएशंस की वजह से, हालात की वजह से एक्सप्रेसिव आप उन चीज़ों में नहीं हो पाते, और इसकी क्या वजूहात है? देखिए ऑब्वियसली इसमें जैसे खवातीन की अगर पर्टिकुलरली बात करें बिल्कुल। तो ज़रा खवातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और आजकल फिर आप देखें कि जैसे कि बहुत सारी खवातीन प्रोफेशनल हैं और उनको जो फैमिली वर्क बैलेंस है वो आमतौर पे काफ़ी मुश्किल हो गया खवातीन के लिए। आप देखें कि एक खवातीन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक टिपिकली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाके काम भी करे, अगर मैरिड है तो आके फिर घर को भी देखे, बच्चों को भी देखे, जिसकी वजह से एक अननेसेसरी बर्डन और प्रेशर बढ़ गया। उसके अलावा खवातीन में जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा है, हसास होने के हवाले से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये चीज़ हो सकती हार्मोनल है। इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन ना हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर, इसकी वजह से ये मसले बहरहाल कम है। ज्यादा फिर वही बात है कि आपको मसले क्या आए, आपकी situations शख्सियत क्या है और आपने उसको किस तरह से ट्रीट लिया। कर रहे हैं आप अच्छा, ये उसको, तो हो गए ना बिल्कुल। बड़े जो कि मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों में अगर इस तरह के इश्यूज हों, पहले तो ये बताइएगा किस हद तक होते हैं, अगर हों तो फिर उनको किस तरह से डील किया जा सकता है? अच्छा, बच्चों में ना आजकल इश्यूज जो है ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें जो सरे फरिश्ता है वो ऑटिज्म का मसला है। ऑटिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, हम जी, देखते हैं। अब ऑटिज्म है, उसके बाद फिर ADHD की बीमारी है, फिर आप देखें आजकल चाइल्ड डिप्रेशन भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें बच्चों में ना कुछ पैदाइशी ये प्री नेटल फैक्टर यानी कि पैदाइश से पहले के कुछ मसले मसाइल, अच्छा। अगर कुछ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाएं या कुछ पेरेंट्स के कुछ लाइफस्टाइल ऐसे हों, तो बच्चों को फिर जेनेटिकली उनमें प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनको पैदाइशी तौर पे ऑटिज्म वगैरह के मसले हो सकते हैं। अब जहां तक बच्चों के ट्रीटमेंट की बात है जी। तो किसी भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले का ट्रीटमेंट दो तरीकों से किया जाता है। वो क्या है? एक तो मेडिकेशन, बिल्कुल ठीक। Medication। उसके बाद दूसरा थेरेपी पे लेके जाया जाता है। Therapy। क्योंकि ऑटिज्म के मसले भी, जो बच्चों के भी मसले हैं, बड़ों के हैं या बुजुर्गों के भी हैं इवन, तो मेडिकेशन प्लस थेरेपी, ये दोनों मसले आमतौर पे तरीका इलाज चलते हैं। मेडिसिन से फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन ये एक परमानेंट हल नहीं है, क्योंकि जिस वजह से बीमार हुए, जो जहन में चीजें स्ट्रक हुई हो हुई हैं, सकता है फैमिली की अटेंशन ना मिल रही हो, थेरेपी की हम बात करें, लेकिन फैमिली में भी आपके क्लोज वन आपसे बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और आपको वो टाइम अटेंशन दे सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। ये ना इसमें एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जी, यहाँ पाई बताइए। जाती है
कि जहाँ तक फैमिली का टाइम देने का ताल्लुक है उसको तो जाहिर बात है सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा अहमियत होती No है। doubt. उसमें हम जरा थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़हनी व नफ्सियाती मसला, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी क्लिनिकल लेवल की हो गई, फिर उसको मेडिकेशन और थेरेपी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि थेरेपी इज अ डिफरेंट थिंग। जो हम बात करते हैं फैमिली सपोर्ट, बात वगैरह करना, थोड़ी काउंसलिंग That's करना, another वो thing? दैट्स अनदर थिंग। तो ये जो थेरेपी है, यानी ये उसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, कोई उसका आप कह सकते हैं कि इसी से वो जो है सोशलाइज कराने से हल नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सोशलाइज करना, इबादत करना, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना, सेल्फ केयर करना, लोगों से मिलना जुलना, एक्सरसाइज वगैरह करना, इससे तो जो नॉन क्लिनिकल मसले हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। कि फर्ज करें एक शख्स परेशान बिल्कुल है, ठीक। उस पे कोई अभी क्लिनिकल लेवल तक मसले नहीं नहीं हुए। जी, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन तो दूर हो गई दूर ना हो गया कि खाली थेरेपी आप- इज अनदर थिंग और हाँ, फैमिली थेरेपी का जरूरी है, टाइम, मतलब हाँ। सोशलाइज भी करवाएं, लेकिन Family का थेरेपीज time और जो है। मेडिकेशन है ये ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अली अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम यूं ही जारी और सारी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल बालों में खुश्की, बालों का झड़ना, बेरौनक बाल और बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना, ये मसाइल बहुत आम हो गए हैं और इन मसाइल का सामना जो है ख़वातीन को भी करना पड़ता है और मर्द हजरात को भी करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ये मसला आपको तब होता है जब बदलते मौसम आपके सामने आ रहे हो और खुश्की हो रही हो। आपके साथ एक रीसेंट रिसर्च भी शेयर करते हैं। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ग़िज़ाई कमी और जहनी दबाव भी बालों के मसाइल का सबब बन सकते हैं। ये चीज़ें तो बिल्कुल मौजूद हैं नजफ, मगर मसला ये है कि जब बात बालों के मसाइल की हो तो अक्सर लोग फिर मार्केट का रुख करते हैं और वहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि ये जो हल है ये बड़ा बेहतरीन है, लेकिन वो वक्ती हल होता है और बाद में जो मसाइल हैं उनमें बेपनाह इजाफा होता है। इसलिए कुदरती तरीके, जैसे कि पहले से हम देखते हैं कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल था, ये एक बेहतरीन और महफूज हल हैं जो कि साबित हो सकते हैं इस मसले में। और आज हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड हर्बलिस्ट मौजूद है जिनकी बात हम भी बड़े सुनते हैं और मानते हैं और आप लोग भी। नैयर आपा आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? आपका तो सेगमेंट हम भी पसंद करते हैं, हमारे व्यूअर्स भी पसंद करते हैं और इंतजार मैं तो होता है आपका आपके segment टोटकों का उन्हें। गौर से सुनता हूँ, नजफ ज़ौक़ और शौक से सुनती है। अच्छा नैयर आपा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से, ये तरीकों से किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? सेकेंडली, एक माह के अंदर कितनी लेंथ पॉसिबल है बालों की? हाँ जी, एक माह के अंदर लेंथ पॉसिबल है। बढ़ते हैं बाल कुछ सेंटीमीटर्स आप कह लें, बट लेकिन जिस तरह से बात आपने ग़िज़ा की अगर आपका इंटरनल सिस्टम, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, उसमें मर्द हजरात भी है, ख़वातीन भी है, कि कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छों की सूरत में उतर रहे हैं, नहाने गए हैं, बाथरूम बालों से भर गया, उस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं लेते। और एक तो रूट से उतर रहे हैं, एक वैसे टूट रहे हैं, वैसे टूट रहे हैं। जो रूट से निकल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वीक हो गए हैं, ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयरन कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें बालों का मॉइस्चर निकल जाता है, ठीक है। वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि वो डैमेज होकर टूट रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो रीज़न है वो और है, आप केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, अदरवाइज आपके बाल हेल्दी हैं। अगर बाल आपका रूट से जा रहा है और एकदम से जो है वो सडनली आप गंजे हो रहे हैं, गुच्छों की सूरत में उतरे, तो फौरी तौर पे उसमें जो मेन इशू आ सकता है वो हार्मोन्स अनबैलेंस और प्लस थायराइड के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। तो फौरी तौर पे जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना थायराइड जो है वो अपना जो है वो टेस्ट करवाएं। अगर आपके थायराइड के अंदर इशू आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपके बाल जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेडिकेशंस तो डॉक्टर्स करते ही करते हैं, लेकिन जो पर्सनली जो मैंने इस चीज़ को फेस किया, मेरे साथ ये चीज़ आई और मैं बिलीव करती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों पे, हर्बल रेमेडीज़ के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को या मेरे साथ कोई भी इशू है तो मैं जो मेडिसिन वगैरह हैं उस तक जो है वो मेरी कोशिश होती है अवॉइड करें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। कोकोनट ऑयल, हम साथ साथ बातें भी करेंगे, हम चाहे वक्त
का ज़्यादा ना हो, आप साथ साथ चीजें भी अपनी बताना शुरू करें कि क्या क्या है आज हाँ हमारे लिए जी। स्पेशली। और हाँ कौन जी। से टोटके हैं जो कि आज आप हमारी हाँ। ऑडियंस को बताने Tips वाले हैं? and मैं tricks। जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इफेक्टिव हैं। जी। ठीक है, मेरी जितनी रेमेडीज होती हैं वो मैं पर्सनली यूज भी कर रही होती हूँ। आजमूदा है। जी, मेरा अपना ब्रांड है, ठीक है, वो सारी फार्मूलेशंस जो है वो उसकी परसेंटेज हर चीज सेट होती क्या है। बात है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने थायराइड की बात की, थायराइड को मैंने जिस चीज के साथ ट्रीट किया वो कोकोनट ऑयल है। अच्छा, जबरदस्त। कोकोनट ऑयल इतना जबरदस्त है, अगर आपको ये फील हो रहा है, ठीक है, आपने टेस्ट करवाए हैं, आपका थायराइड अनबैलेंस है, हाइपो है या हाइपर है, कोकोनट ऑयल दूध के अंदर रात के अंदर, लेकिन शर्त ये है कि कोकोनट ऑयल आपने खुद जाके कोल्हू से निकलवाया हुआ हो, खाली सो, ठीक है, अगर 2 नंबर होगा उसमें फ्लेवर और वो चीजें डाली हुई, तो अगर आप महीना 1.5 महीना रात के अंदर 1 टेबलस्पून दूध में डाल के कोकोनट ऑयल यूज कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक, अगर अभी आपका ये इशू स्टार्ट है, अच्छा। उसके साथ जो है ये क्योरेबल है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं खाने की। ठीक है, सबसे पहले आपके इंटरनल जो भी आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी डेफिशिएंसी, अगर आपको थायराइड का इशू नहीं है लेकिन आपके बाल बढ़ नहीं रहे, आपके बाल रुक गए हैं, आपके गिरते बाल जा गिर रहे रहे हैं हर हैं, चीज़ की ठीक है, वजह से। आप मल्टीविटामिन्स वगैरह भी नहीं ले पा रहे, और मैं उसके हक में भी नहीं, जैसे मैंने बात की, बिल्कुल। तो है। हैंडफुल ऑफ नट्स, आजकल देखें कि जो सीजन चल रहा है, ठीक है, ये जी। नट्स का चल रहा है। हम मूंगफली खाने पे आते हैं तो ढेरों ढेर जो है वो खाए जाते हैं, वो चीज भी जो है वो गलत गलत है। है। ठीक है, हैंडफुल ऑफ नट्स के अंदर, यानी कि आपकी इतनी जो है, जो आपकी एक या मुट्ठी के मिकदार अंदर- बता रही हैं कितने नट्स होने चाहिए हाँ आपके जी, हाथ में। जिसके अंदर ये देखें काजू भी है, अखरोट भी है, बादाम और भी इसमें- है, जी। पिस्ता भी है, इसके अंदर जो है वो आप पम्पकिन सीड, कद्दू के seeds। बीज आप जो है वो इसमें लाजमी ऐड करें, और थोड़ा सा आप फ्लैक्स सीड को भून के आप अलसी के बीज इसके वो अंदर तो डाल हड्डियों लें। के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो अलसी। ये आप जो है ये इस तरह से जो है वो बना के रख लें, ये बच्चों को भी दें आप। आपके ये न सिर्फ बालों के इश्यूज को जो है वो सॉल्व करेगा, बल्कि इस मौसम के अंदर ड्राई स्किन हो रही है, खुश्की हो रही है बहुत ज़्यादा, नज़र कमज़ोर हो रही है, मसल्स में दर्द हो रही है, बच्चे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये सब के लिए जो है वो बेहतरीन है। सुबह के अंदर आप इसको जो है वो किसी भी तरह से इसको रोस्ट करके, इसकी जो है वो जिस तरह से लड्डू बनते हैं आप उस तरह से बना लें, या ऐसे ही जो है वो पुराने आप- जमाने में ना चलते फिरते नानी आप खा दादी लें बड़ा। पंजीरियां बना के देती थी, पंजीरियां, डिफरेंट ड्राई जी, फ्रूट्स की जी, मिक्स करके बिल्कुल। सूजी के साथ वो सर- खाया करते जी, थे। जी, सर्दियां आज स्टार्ट भी होते है हैं रवायत। साथ ही, जी जी, हाँ। सर्दियां स्टार्ट होते हैं साथ ही मेरे घर के अंदर ये नट्स वगैरह आ गए हैं, तो मेरी पंजीरियां जो है वो बन जानी, देसी गिफ्ट घी मिल के जाते अंदर, हैं। सूजी के अंदर, जी, बड़े मजेदार। आप चाय के बिल्कुल। साथ एंजॉय करें, आप सही- नाश्ते में सही enjoy सर्दी का करें। एहतमाम जो है ना हाँ जी, लेकिन उतनी सर्दी आ नहीं रही है। आ जाएगी, लेकिन ये बालों के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। ओवरऑल इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी जो बॉडी है उसको लुब्रिकेट रखने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक सवाल है कि हम देखते हैं कि खवातीन भी ये शिकायत करती हैं, मर्दों में भी बहुत ज्यादा है कि अक्सर जो है ना जब ये सर्दियां आती हैं जी जी, बहुत ज्यादा स्कैल्प पे आपकी डैंड्रफ हो जाती जी, है, बिल्कुल। पैचेस हो जाते हैं, उसके बाद वहां से बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बिल्कुल उसका ऐसे कोई ही है। इलाज बताएं, हल बताएं। सबसे पहले तो ये कि बहुत ज्यादा गर्म पानी अगर आप नहा रहे हैं अपने सर पे जो है वो सिर्फ गुनगुना पानी, ठीक है, कि ठंड खत्म, ज्यादा गर्म ये पानी गुनगुना, अपनी- दैट मींस मिक्स वन। वेरी नाइस मैं भी नहीं पूछने वाला था कि ये है क्या। हाँ जी, गर्म बहुत ज्यादा ना हो है। कि उसकी ठंड को जो है वो आप खत्म कर ले। वो बिल्कुल। गर्म पानी में मजा आ रहा होता है नहाने का, लेकिन वो आपके सर से लेके पूरी बॉडी को जो है वो ड्राई कर रहा होता है, इतना गर्म पानी, ठीक है। और फिर आप उस तरह से अगर वो चीजें भी नहीं ले रहे हैं और अपनी बॉडी को, सर को जो है वो मॉइस्चराइज भी नहीं कर रहे, तो फिर डैंड्रफ बढ़ती चली जाती है, ठीक ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नहाने से पहले आप 10 मिनट नहीं, आपके पास टाइम 10-15 मिनट पहले आप अपने बालों को ऑयलिंग कर, अच्छा। स्कैल्प पे ऑयल कर लें इस पे, जैसे कि ताकि और नहीं, आजकल के हमारी मौसम में- रूटीन है ना हाँ ऑयलिंग जी। करने का, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पूरा दिन ऑयलिंग कर हाँ, सकें। 10 मिनट तो काफी है। 10 मिनट भी काफी है। 10 मिनट बहुत आपा है। ये ओके, लगे हाथ ओके। इसमें ये भी ज़िमनी सवाल है कि आजकल जो मौसम चल रहा है हाँ खासतौर जी। पर सर्दी, उसमें कौन सा ऑयल बेहतर है? हाँ जी, उसके लिए जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वीडियोस भी देख रहे होंगे फेसबुक वगैरह पे, सारी जड़ी बूटियों को डालते हैं, तेल डालते 12 हैं और जड़ी उसको बूटियों पका का रहे मिक्स है हैं, जी, ये वही पका रहे हैं, जला रहे हैं। वो बेचारे जो तेल के अपने विटामिन्स वगैरह होते हैं उस हीट पे, खत्म। उस टेम्परेचर पे, वो भी खत्म हो जाते हैं। जो दूसरी जो चीजें हैं जो आप उसमें ऑर्गेनिक हर्ब्स डाल रहे हैं,
उसके तो बेनिफिट रहेंगे ही नहीं। अच्छा। ठीक है, सबसे बेहतरीन जो मैं ऑयल समझती हूँ वो आपका मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बेहतरीन हमारे तेल वो है, हालात जो है ना, जो मौसम है उसमें भी मुवाफिक आता है वो बिल्कुल। मुआफिक भी है, सस्ता भी है, आपको खालिश भी मिल जाता है और प्लस वो पेनिट्रेटिंग ऑयल है। अच्छा। आप कोई भी जो है वो ऑयल लगा लें, आप कोकोनट का ऑयल लगा लें, कोई वो आपके बालों में पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल आप 10 मिनट पहले, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप 10 मिनट पहले जो है वो और ये ऑयलिंग करें और फिर डेली है या एक दिन छोड़ के या 2 दिन बाद आप? हफ्ते में एक दफा भी अगर आप ऑयल लगा लेते हैं तो वो ये enough है। बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से जो है वो आप ऑफिस जाना है और जाहिर सी बात है कि जी। आजकल जो है वो तेल तो बच्चे लगाते ही नहीं है। ठीक है, जी, तो मैं स्मेल बहुत आपके आती है, हम साथ तो इससे बचते हैं, जी भागते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं आपके बाल जो है वो बचे रहें, खासकर जेंट्स हजरात की मैं बात करूंगी, वो वो- जल्दी गंजे हो जाते हैं। हाँ जी, गंजे हो बड़ा जाते हैं बड़ा और इनके पैचेस बड़ा का प्यार है बड़ा इन्हें issue बालों से। पैचेस का इनके बड़े issue शादी है। के बाद के मसले मसाइल औरतें तो फेस कर लेती हैं, बेचारे मर्द जो है ना इनके बस का नहीं। इतनी जिम्मेदारियां उन पे पड़ जाती है कि वो हाँ बेचारे जी, जो है ये ना जो वो टेंशन है ना, ये सोचते- ज्यादा बाल ले जाती हैं आप। और मजे की बात ये कहेंगे शादी के बाद ही ऐसा है, शादी से पहले तो इतने अच्छा, घने अब बाल ये थे मेरे। गिरने का मसला तो एक अलग है, ये वाइट होने वाला जो मसला है, हाँ जी इसका बिल्कुल। क्या हल है? इसका कोई है इलाज आपके हाँ पास? जी बिल्कुल, इसका इलाज जिस तरह से हमने जो है वो बात की है, नट्स की बात की है, आप अपना डाइट, अपना जो है वो ईटिंग हैबिट, अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर करें। आजकल आप देखें बच्चे जो है वो जंक फूड्स के ऊपर लगे हुए हैं, हेल्दी फ्रूट्स वेजिस वो तो कहते हैं कि नज़र ही ना आए, फ्रूट्स भी और वेजिस भी, इसको तो जो है वो लाइफ से स्किप कर दिया है। तो वो अपना थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करें। और दूसरे नंबर पे अगर आप चाह रहे हैं आपके बाल गिरे ना, आप गंजे ना हो, आपके बाल वाइट ना हो, आपको शैम्पू छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या ये तो उसका बहुत मुतबादिल बड़ा क्या? आप इंकशाफ है। देखें जब तक शैम्पूज नहीं थे, आप हाँ जी। बच्चियों के देख लें, लड़कों के बाल मोटी मोटे चुटिया होती थे, थी, बेहतरीन से। हाँ जी। चुटिया होती थी। जब से ये शैम्पूज और कंडीशनर आए हैं, बालों की वो क्वालिटी क्या रही करें, बाल नहीं। किससे धोएं, डस्ट आ मैं जाता है, आप- ऑयल आ जी जाता है। बिल्कुल, मैं आपके साथ जो है वो ऑर्गेनिक शैम्पू आपको घर के अंदर सस्ता तरीन, बेहतरीन, और कोई ये नहीं है कि उसको लगाना मुश्किल है बताइए। या उसको धोना मुश्किल है, बताइए बताइए। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं नहीं चाहता है। वक्त खत्म हो जाए और ये हम इससे हाँ, महरूम रह जाए। हाँ। हाँ जी, जी जी। उसके लिए ये वाली जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, ये ना सिर्फ आपके जो है वो शैम्पू है, कंडीशनर है, इससे जान छुड़वा देगा। हर चीज से, हर चीज से ये बेहतरीन है। इससे अच्छी ठीक चीज है? क्या हो सकती है? हाँ जी, आपने जो है ये पंसारी की दुकान से आराम से आपको जो है ना ये जी। चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पंसारी की दुकान पे जाके 1 पाव आपने आंवला पाउडर, आंवला बिल्कुल पाउडर, ठीक है। 1 पाव आपने सरसों की खली, ठीक है, सरसों की खली। सरसों की खली, ठीक है, सरसों निकल जाता है उसके बाद का जो पाउडर होता है, ठीक है, सरसों की खली और 1 पाव ही रीठा पाउडर, बिल्कुल ठीक पाउडर, है। ठीक है, मीठा पाउडर। ये तीनों चीजें और प्लस 1 पाव उसमें बेरी के पत्तों का पाउडर, बेरी ठीक है। के पत्तों क्योंकि का बेरी पाउडर। के पत्ते अगर आप, खैर आप लोग तो न्यू जनरेशन है, हमारे टाइम के अंदर ये होता था कि बेरी के दरख्त से पत्ते तोड़ के इसी के साथ जो है इन वो बाल सबको क्या धो- करना है नहरा? ये मिक्स चारों करना चार चीजें हैं, सारी आप 1-1 पाव पंसारी की दुकान से आप ले आए। जी। ये आपका बेहतरीन होममेड हर्बल शैम्पू भी है, झाग भी बनाएगा, झाग बनाएगा बालों को, ये? जी अच्छा। बिल्कुल, बालों को धोएगा भी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बेहतर करेगा। आपके बाल अगर ड्राई है, ब्रेक हो रहे हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग देगा, बालों क्या को बात है। मॉइस्चराइज कुछ बनाए। करेगा। ये चारों का आप पाउडर, ये 1 किलो बन गया। अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो ये आपका 6 माह का शैम्पू है। ओहो हो। आपने- और ड्राई ही रखना है, लिक्विड नहीं इसको बनाना है, नो इसको ये पानी में ड्राई mix करना ड्राई है। ओके, आपने ओके। जब नहाना है, नहाने से सिर्फ 10 मिनट पहले आप 1 कप जो है वो दही का लें, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल और ठीक। 1 टेबलस्पून आप इसका पाउडर उसमें डाल के इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। ये बिल्कुल फूल के एक फॉर्मिंग फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल। इसको आप रूट्स लेंथ हैंड पे लगाएं, 5 मिनट के लिए लगा रहे, जी, ठीक जी। है। 5 मिनट के बाद आप जो है वो इसको मसाज करते हुए क्या वॉश बात नहीं है, जी, क्या बहुत ही बेहतरीन आज का खूबसूरत। टोटका आ हाँ, गया। ये आज शैम्पू ही से जाके आपकी जान बनाते छूटने हैं। वाली है, सस्ता भी है। ये जो आप चीजें लेंगे पंसारी से, ये आपकी 1 माह चलेंगी। तो आप आज भी के- बनाइए, हम भी बनाते हैं। आपका और बहुत अभी शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया। और अभी नाज़रीन इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।